हेलो फ्रेंड्स, आईएएस पीसीएस स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आपको विजन आईएएस मैगजीन में मई मंथ की मैगजीन का इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन में करा रहा हूँ। इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हम लोगों ने 3 आर्टिकल को कवर कर लिया था। आज हम लोग शुरुआत करेंगे चौथे वाले आर्टिकल से, और जो न्यूज इन शॉर्ट्स है और जो बड़े वाले सभी आर्टिकल्स हैं उसको हम लोग आज ही क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। पहला टॉपिक है भारत की कृषि निर्यात नीति के बारे में बात हो रही है। सुर्खियों में क्यों रहा है? क्योंकि भारत के कृषि निर्यात में वित्त वर्ष 2023-24 में 8% की गिरावट दर्ज की गई है, और यह भारत की जो कृषि निर्यात की जो नीति है 2018 उसके तहत 2022 तक 60% का जो लक्ष्य रखा गया था, महत्वाकांक्षी लक्ष्य था, उससे भी बेहद कम है। 8% की गिरावट दर्ज की गई है। तो ध्यान देना है कि अगर आप लूसेंट उठाओगे ना, लूसेंट की जीके की बुक उठाओगे जो अपडेटेड होगी या फिर 1 साल पुरानी भी होगी, तो उसमें दिया होगा कि 2022-23 में जो कृषि निर्यात था वो $53 बिलियन था। वो अब अपडेटेड डेटा वहाँ पे लिख लेना और वहाँ पे अपडेट कर लेना, जो घट करके $48.9 बिलियन हो चुका है। वहीं अगर देखें तो कृषि आयात में भी 8% की उल्लेखनीय गिरावट हुई है। जो 2022-23 में डेटा $35 बिलियन था वो घट करके $32 बिलियन हो चुका है। ठीक है, तो अभी ध्यान देना है कि WTO की जो व्यापार सांख्यिकी जो समीक्षा है 2023, उसके अनुसार 2022 में भारत के जो कृषिगत निर्यात और आयात है उसकी वैश्विक कृषि में हिस्सेदारी कितनी है? लगभग 2.4% और 1.9%। ध्यान देना है कि विश्व में कृषि निर्यातक देश की जो सूची है उसमें भारत क्या है? 9वें स्थान पे है। ठीक है, ये जो आपका ग्राफ जो बता रहा है वो बता रहा है कि भारत का कृषि व्यापार जो है बिलियन डॉलर में किस प्रकार से 2022-23 का जो ये विचलन हुआ है वो बिल्कुल कम हुआ है। तो वो सारी डेटा को यहाँ पे दिखाता है। ठीक है, तो बात आती है कि अभी कृषि निर्यात के प्रमुख जो घटक हैं वो क्या हैं। तो यूपी पीसीएस की अगर आप पेपर को देखो ना, तो उसमें यूपी पीसीएस जो है इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में जो थियरी को ना पूछ करके इन्हीं आंकड़ों से सवालों को उठाता है, जो कि अपडेटेड आंकड़े होते हैं। तो कृषि के निर्यात के जो मुख्य कंपोनेंट्स हैं जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं बाहर के देशों में, उसमें सबसे अधिक जो है वो किस चीज़ का इंपोर्ट होता है? मतलब किसी प्रोडक्ट के मामले में देखूं तो चावल का 21%, अन्य तो 32% में आएगा। अन्य को छोड़ दो, चावल सबसे अधिक 32% होता है। इसके बाद समुद्री उत्पाद होता है और 9% हम लोग मसाला जो है एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है आयात के प्रमुख घटक क्या है हमारे? तो सबसे अधिक जो आयात होती है वो चीज़ ध्यान देना है, वनस्पति तेल, वेजिटेबल ऑयल, वनस्पति तो तेल होते हैं ना, वो हम लोग आयात करते हैं। इसके बाद सबसे अधिक आयात करते हैं दालें। प्रोडक्ट बता रहा हूँ, प्रोडक्ट में सबसे अधिक दालें, और उसके बाद फल और सब्जियां जो है, ये सब तमाम चीज़ें होती हैं। 3 आपने देख लिया। अब आता है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018 के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। इसे कृषि निर्यात उन्मुख उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि कैसे हम लोग एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को अधिक बढ़ा सकें, इसके लिए इसकी एक्सपोर्ट पॉलिसी को 2018 में लाया गया था। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी को मेंस के पर्सपेक्टिव से बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। यह करता क्या है? निर्यात को प्रोत्साहन देता है, किसानों को उनके उत्पादन के लिए बेहतर मूल्य दिलाने और भारत सरकार की जो पॉलिसीज़ है, प्रोग्राम्स है, उसमें तालमेल को स्थापित करने के लिए तैयार किया गया था। उद्देश्य इसका क्या था कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसमें वैल्यू एडिशन और वैल्यू चेन के सभी जो भी चरण हो रहे हैं, उसमें जो भी नुकसान हो रहा है उसको कम करना है, और कृषकों की आय को लगभग जो है वृद्धि करके दोगुनी के जो लक्ष्य था उसको हमें पाना है। ठीक है, तो कृषि निर्यात की जो बात होती है ना इसमें, तो इसमें प्रमुख जो उसके लक्ष्य और उद्देश्य क्या है, तो ध्यान देना है कि 2022 तक ये इंपॉर्टेंट डेटा है कि 2022 तक जो बीत गया है 2 साल पहले ही, कृषि निर्यात के हम लोग $60 बिलियन करेंगे। ठीक है, अभी बहुत कम है अभी तो। और साथ साथ क्या करेंगे? अधिक वस्तुओं, अधिक देशों को निर्यात करना और उच्च मूल्य वर्धित वाले निर्यात को बढ़ावा देंगे। ठीक है, यहाँ पे नवीन देशज, जैविक, स्थानिक, पारंपरिक और गैर पारंपरिक कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा। इसी के विजन पे अभी जो है सरकार जो है उन्नत किस्म के वीज़ों पे बजट में सरकार ने घोषणा किया है, आप जरूर देखिएगा। वैश्विक मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकरण करेंगे। अभी मूल्य श्रृंखला हमने ऊपर वैल्यू चेन पढ़ा था, और भारत की हिस्सेदारी को दोगुना किया जाएगा। निर्यात के अवसरों को लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाया जाएगा। भारतीयों को जो है यानी किसानों को विदेशी बाजार में निर्यात के अवसर दिए जाएंगे। और साथ साथ क्या करेंगे कि इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म प्रोवाइड किया जाएगा। किस तरह के? कि बाजार तक पहुँच बढ़े, बाधाओं से निपटा जाए और फाइटो सैनिटरी और सैनिटरी जैसे मुद्दों से निपटा जा सके।
बात आती है कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी के मुख्य कंपोनेंट कौन कौन से हैं। तो बात आती है इसमें देखेंगे तो हम लोग रणनीतिक सिफारिशें कुछ होती हैं, जैसे कि स्थिर व्यापारिक नीतिगत उपाय करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, लॉजिस्टिक सपोर्ट देना, एक एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए एक कॉम्प्रहेंसिव जो है दृष्टिकोण को अप्रोच को अपनाना, और स्टेट गवर्नमेंट की भागीदारी जो है एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट में बढ़ाना। ये क्या होती है, रणनीतिक सिफारिशें हैं कृषि निर्यात नीति के फ्रेमवर्क कंपोनेंट के रूप में। दूसरा आता है फंक्शनल सिफारिशें, यानी क्लस्टर का निर्माण करना, वैल्यू एडिशन के जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ावा देना, ब्रांड इंडिया की मार्केटिंग करना, ब्रांड इंडिया यानी कि मेक इन इंडिया, ब्रांड इंडिया, ये सब चीज़ों की मार्केटिंग करना, ठीक है। उत्पादन और प्रसंस्करण में निजी सेक्टर को प्रोत्साहित करना, गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए जो उच्च मानदंड है उसको अपनाया जाना, और रिसर्च डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती है। बात आती है कि अभी वर्तमान में क्या चुनौतियां हैं कि नई कृषि निर्यात नीति की आवश्यकता है। सवाल तो मैंने पूछ सकता है कि नई कृषि निर्यात नीति जो है उसकी आवश्यकता क्यों है। तो पहला डेटा आपको मैंने बताया कि 2022 तक हमारा लक्ष्य क्या था, $60 बिलियन का हमें कृषि निर्यात को हमें लक्ष्य पाना। तो अभी हम लोग क्या है, उससे भी बेहद कम है, ठीक, लगभग $20 बिलियन हम लोग पीछे हैं। तो यही पहली तो कमी यही हो गई, ठीक। दूसरी चीज़ें आती हैं कि निर्यात पर कई सारे अवरोध हैं, जैसे कि हम लोग समय समय पर जब कृषि का निर्यात करते हैं तो उस पर निर्यातों पर बैन लग जाता है, निर्यात पर शुल्क लग जाती है, वस्तुओं का MSP निर्धारित होता है। तो इससे क्या होती है कि बहुत सारी जो होती है ना, निर्यातकों के लिए और आयातकों के दोनों के लिए एक अनसर्टेनिटी का माहौल बन जाता है, और वे हमेशा जो आयातक होगा या निर्यातक होगा हमेशा आशंकित रहेगा कि कब कोई सरकार ऐसा कदम उठा ना ले। जैसे अभी पिछले साल देखो आप, तो सरकार ने क्या किया कि चावल और गेहूं और अन्य जो पल्सेस वगैरह थी, जो भी इसेंशियल प्रोडक्ट्स थे, उस पर सरकार ने बैन लगा दिया कि एक्सपोर्ट नहीं करोगे आप। तो इससे क्या होता है कि भारत की जो एक छवि है एक भरोसेमंद सप्लायर के रूप में, यानी हम जिसको मान लो कि आप एग्जाम्पल के तौर पे समझो, आप जो है किसी सब्जी वाले से, ठेले वाले सब्जी से जो है आप लोग सब्जी लेते हो, डेली आपके यहाँ वो आपको घर लाकर दे देता है या फिर आप उससे खरीदते हो। अचानक से बीच बीच में गायब हो जाता है, तो आप क्या करोगे, सब्जी नहीं बनाओगे, बिल्कुल बनाओगे, लेकिन क्या करोगे आप दूसरे किसी से खरीद लोगे, ठीक है। अब उस पर भरोसा हट गया कि पता नहीं कब गायब हो जाएगा। तो अब इसी तरह से ये भी भारत की छवि को देख लो कि जब भारत की छवि क्या होगी, एक भरोसेमंद सप्लायर के रूप में उसका नुकसान होता है कि वैश्विक कीमतों में भी उतार चढ़ाव होते रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि भारत की जो निर्यात की प्रतिस्पर्धा है वो भी प्रभावित होती है। जब कीमतें बढ़ रही होती हैं तो भारत के कृषि निर्यात में वृद्धि होती है, ठीक है। जब कीमतें गिरावट आती हैं तो कृषि निर्यात भी कम प्रतिस्पर्धी हो जाते हैं, तो इसी कृषि निर्यात में कमी आ जाती है। WTO से बहुत सारे मुद्दे हैं। कई बार क्या होता है कि अनावश्यक तौर पर WTO में जो है भारत की जो सब्सिडीज़ हैं और MSPs हैं, इस पर सवाल उठा करके या फिर निर्यात पर बैन लगाने के लिए देश क्या करते हैं कि ऐसे फैसले ले लेते हैं, जिससे क्या होता है हम लोग कहीं ना कहीं इससे हमारा जो निर्यात है वो प्रभावित होता है। जैसे भारत ने जब चावल पर बैन लगाने की घोषणा की तो अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में 25% गिरफ्ती होगी, कई देशों ने भारत को जिम्मेदार ठहरा दिया, तो इससे बड़ा दिक्कत हुआ। फिर निर्यात की जाने वस्तुओं की सीमित संख्या भी है। जैसे कुल टोटल का एक्सपोर्ट जितना हम लोग कर रहे हैं उसमें चावल और चीनी यही टोटल मिलाकर के कितना 37% है। आप देखो इसमें डेटा में जो चावल और चीनी है, देखो आप इसमें चावल को उठा लो और चीनी को उठा लो, तो कृषि निर्यात में इसमें सबसे अधिक इसी का परसेंटेज है, ठीक है। तो जब बैन लगाया जाएगा तो भी सारी समस्या हो जाएंगी। अब जो सीमित संख्या है तो इसके वजह से क्या है कि हमें बहुत ज़्यादा विकल्प तो होता नहीं कि हम लोग क्या एक्सपोर्ट करेंगे, इसलिए हमें डाइवर्सिफाई करना है, एक नए पॉलिसी की ज़रूरत है। बात समझे आप लोग, ठीक। अब आता है कि कृषि निर्यात के साथ अप्रत्यक्ष रूप से जल का निर्यात। अब होता क्या है कि मान लो चावल की हमने निर्यात किया, पर आप जानते हो कि 1 kg चावल उगाने के लिए लगभग 3 से 5,000 लीटर 3,000 लीटर से 5,000 लीटर तक के पानी की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है। काफ़ी अधिक जल गहन कृषि क्षेत्र है ये, ठीक है। चावल तो जल गहन फसल है ये। तो ऐसे में क्या होता क्या है कि जब इतने चावल होते हैं, इतने बिजली भी मान लो है, बिजली भी लगेगी, चावल उनके और पानी भी लगेगा, तो हम लोग कहीं ना कहीं एक वाटर का भी इनडायरेक्टली एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और उसका हमें कुछ भी कॉस्ट नहीं मिल रहा। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अगर आप निकालो तो बेहद घाटा में है ये। तो ये भी सारी चीज़ें पर्यावरण रूप से हमारे प्रभावित कर ही रहा है। तो ऐसे में आगे की राह क्या हो सकती है, सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ये देखो। पहले आप TIS लगाइए, सरकार मतलब निर्यात के लिए व्यापार और संरचना योजना वाणिज्य मंत्रालय ने शुरू की है, ठीक है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में सहायता करती है, हेल्प करती है। माई योजना व्यापार पहुंच पहल इसको योजना बोलते हैं। वाणिज्य मंत्रालय की निर्यात प्रोत्साहन योजना है जो निर्यात को प्रोत्साहन देती है। एपीडा है, UPPCS कई बार सवाल पूछा एपीडा पे। तो एपीडा क्या है कि कृषि और प्रसंस्कृत प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट का जो निर्यात विकास प्राधिकरण उसको बोलते हैं एपीडा।
क्या है ये? वाणिज्य विभाग में, उसमें एक वैधानिक संगठन है, शब्द को ध्यान देना, संवैधानिक मत मार के चले आना, वैधानिक संगठन है। उत्साह क्या है इसका कार्य क्या है कि हमें जो मिलेट सहित जो भी कृषि के प्रोडक्ट हैं उसके हमें एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है। ठीक, कुछ राज्य स्तरीय की भी कुछ निगरानी समितियां हैं, नोडल एजेंसियां हैं, जो क्या करती हैं कि राज्य विशिष्ट कार्य योजनाएं तैयार करती हैं। अपीडा किसान कनेक्ट पोर्टल भी है अपीडा का। ठीक है, ये क्या करता है? किसानों को, फूड फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन एफपीओस को और सहकारी समितियों को जो निर्यातक हैं, यानी जो खरीदेंगे, जो ला करके बेचते हैं सारी चीज़ों को, उनसे संपर्क करने के लिए एक प्लेटफॉर्म देता है अपीडा। परिवहन और विपणन सहायता योजना, ये केंद्रीय सेक्टर की योजना है, जो उद्देश्य क्या है इसका कि जो कृषि प्रोडक्ट्स है उसको अंतर्राष्ट्रीय परिवहन और विपणन के लिए सहायता दी जाए, ताकि परिवहन की उच्च लागत के कारण निर्यात को नुकसान ना हो सके। सरकार ये काम कर रही है। ऐसे में आगे की राह क्या हो सकती है, ये चीज़ समझो आप। तो वास्तविक निर्यात प्रतिस्पर्धा को हमें बढ़ाना है। कैसे करना है? तो कृषि निर्यात में अस्थायी विकास के लिए हमें प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज करना पड़ेगा, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को सुधार करना पड़ेगा, अलग अलग प्रोडक्ट्स को हमें शामिल करना है, सिर्फ चावल चीनी पे डिपेंड नहीं करना है कि उसी को एक्सपोर्ट करेंगे, मूल्यवर्धन करना है, और बाजार में पहुंचने के लिए हमें ब्रांडिंग करने पे भी बात करनी है। ठीक है, प्रौद्योगिकी का यहाँ पे इस्तेमाल करना है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। तो ऐसे में हम लोग टेक्नोलॉजी में क्या करेंगे? कृषि स्टार्टअप्स को बढ़ावा देंगे, नवीन नवीन उपायों को अपनाएंगे, प्रिसीजन फार्मिंग करेंगे, जो इरिगेशन प्रणाली है उसको सुधारेंगे, कृषि टेक्नोलॉजीज को भी हम लोग ध्यान देंगे। तो ऐसे में हमारा जो प्रोडक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी को अपनाने से इंक्रीज होगा। ठीक है, नीदरलैंड एग्जाम्पल के तौर पे देखो, नीदरलैंड ने वर्टिकल फार्मिंग, बीज टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स के क्षेत्र में जो भी प्रोग्रेस हुआ है उसका इस्तेमाल करके खुद को एक रोल मॉडल बनाया कि एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे लिख सकते हो। और कम क्षेत्रफल होने वाला देश के बावजूद भी ये दूसरा सबसे बड़ा कृषि निर्यातक देश है नीदरलैंड। एग्जाम्पल के तौर पर आपको लिखना है मेंस में इसको। ठीक है, ध्यान देना। ऑर्गेनिक और जो प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट पे हमें जोर देना है। जैसे हाई इनकम वाले देश हैं वो क्या करते हैं कि हमारे यहाँ से जो कच्चे माल का ले लेते हैं और अपने यहाँ प्रोसेस करके उसी प्रोडक्ट से अच्छे प्रोसेस फूड या ऑर्गेनिक फूड को जो है मतलब निर्माण करेंगे और उसको हाई प्राइस पे बेचते हैं, फ़ायदा कमा लेते हैं। हमें करना क्या है कि हमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को निर्यात करना है, उसका उत्पादन पे बढ़ावा देना है, और साथ ही साथ उसके लिए हमें जो है खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों को बढ़ावा देना पड़ेगा, उत्पादन की लागत को हमें कम करना पड़ेगा, और वैश्विक खाद्य गुणवत्ता मानकों का पालन करने के लिए पॉलिसी के लेवल पे काम करने की ज़रूरत है। अभी इसी पे सरकार ने बजट में प्रावधान किए हैं नेचुरल फार्मिंग पे। ठीक है, उस चीज़ को यहाँ पे आप बजट जब पढ़ोगे तो उसको यहाँ पे आकर ऐड कर देना, आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचाना है। पहले तो हमें काम ये करना है कि जैसे कि कम जल वाली, कम उर्वरक खपत वाली जो दलहन है, तिलहन फसल है, उसको हमें प्रोडक्शन को बढ़ावा देना पड़ेगा। ठीक है, आयात की नीतियों को बनाते समय हमें क्लाइमेट चेंज का ध्यान देना है। ठीक है, ध्यान देना है सब चीज़ों को। इससे क्या होगा कि हम लोग जो कृषि निर्यात के संबंध में समस्याएं आ रही है उसको हम लोग पार पा सकते हैं। पूरा आर्टिकल समझ में आ गया आपको? मुझे नहीं लगता इसमें आप कोई दिक्कत आपको आने वाली है। अगर दिक्कत आएगी आप कमेंट कर लेना। ठीक है, बात आती है नेक्स्ट आर्टिकल पे कि भूमि संसाधनों का संकुचन, लैंड स्क्वीज की बात यहाँ पे की जा रही है। तो इंटरनेशनल पैनल ऑफ एक्सपर्ट ऑन द सस्टेनेबल फूड सिस्टम ने, IPS फूड ने लैंड स्क्वीज के शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। इसमें भूमि पर दबाव को दर्शाया गया। ठीक है, सिंपल सी बात बताया गया है कि भारत में और दुनिया भर में जो ये दबाव है वो भूमि असमानता को बढ़ा रहा है, यानी इनइक्वलिटी को इंक्रीज कर रहा है। अब भूमि असमानता क्या होती है कि परिवार के बीच में भू स्वामित्व जितना है, मान लो कि 4 भाई बहन है, 4 भाई हैं, चारों में 4 तरह का एक जमीन है, उसका टुकड़ा हो गया उसका बंटवारा। तो असमान वितरण जो होता है, अभी इसी बीच क्या होती है, 4 टुकड़ा हो गया। अभी इसी बीच मान लो कि किसी एक मान देखो एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, 4 भाई में तो बराबर हो गया ना। जैसे मान लो 2 पिता हैं, ठीक है, मान लो दो भाई हैं, उनके 2 बच्चे हो गए, इनके 2 बच्चे हो गए और इनके एक ही बच्चे हैं। अब एक ज़मीन है तो एक ज़मीन 2 हिस्से में होगी। अब इन 2 हिस्सों में से इनके 2 बचे तो इनके 2 हिस्से हो गए। अब इनकी ज़मीन एक, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये ज़मीन का टुकड़ा, ये ज़मीन का टुकड़ा ये तो कम पाएंगे और ये अधिक पाएंगे। तो ये असमानता, यहाँ पे असमान वितरण हुआ ना। तो ये भू स्वामित्व का जो असमान वितरण है, ये सारी चीज़ें जो है भूमि असमानता इसी को बोलते हैं। भारत में भूमि असमानता का आकलन कैसे होगा? तो हर 5 साल में क्या होती है, कृषि गणना होती है। कृषि गणना कितने साल में होती है? 5 साल में होती है। पशु गणना कितने साल में होती है? ये भी 5 साल में होती है। ठीक है, ये चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो IPS फूड क्या है? थिंक टैंक है जो कि संधारणीय खाद्य प्रणालियों के लिए ये मार्गदर्शन वगैरह करता है। तो इस रिपोर्ट में बताया गया कि कैसे दुनिया में जो है, जो भूमि का संसाधन है, लैंड रिसोर्सेस हैं,
वे क्या कर रहे हैं कि दबाव, अभूतपूर्व दबाव का सामना कर रहे हैं। इसी भूमि संसाधनों का संकुचन हो गया है, भूमि संसाधन कम पड़ गए हैं और भूमि संसाधनों के मामले में असमानताएं बढ़ रही हैं। ठीक है, तो ध्यान इसमें देना है। भूमि असमानता में कुछ डाटा है, डाटा में बताया गया है कि दुनिया के 1% जो बड़े कृषि फार्म्स हैं उसी तहत दुनिया के 70% कृषि भूमि आती है। ध्यान के देना किस बात की बताया गया कि दुनिया के जो सबसे 1% सबसे बड़े जो कृषि फार्म्स है ना, उसी के तहत दुनिया की 70% कृषि की कुल भूमि आती है। जमीन की कीमत में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। वैश्विक स्तर पर जो भूमि की कीमतें हैं वो लगभग दोगुनी हो गई हैं और मध्य यूरोप में तो तिगुनी हो गई हैं। भारत में देखें तो शीर्ष जो 10 भूस्वामी उसके पास लगभग पूरे देश की 45% कृषि भूमि है। यानी टोटल जो भूस्वामी है उसमें 10%, मान लो 100 भूस्वामी है उसमें सिर्फ 10 लोगों के पास 45% जमीन है। कितनी बड़ी असमानता है यहाँ पे। और भूमि क्षरण देखें तो भारत की 70% कृषि योग्य भूमि एक प्रकार से अधिक प्रकार की भूमि क्षरण का सामना कर रही है। ठीक है, तो आती है कि भूमि संसाधन संकुचन की वजहें क्या है। तो भूमि हड़पना है भी कई सारी, जैसे पट्टा, रियायत, कोटा जैसे तरीकों को लेकर के कॉमन जो भूमि है उसको लिए निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। ठीक है, लीज पे दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसके कई सारे तरीके, जैसे कि अविनियमन, डीरेगुलेशन के तहत सरकारें क्या करती हैं कि भूमि बाजारों पर से अपना प्रशासनिक नियंत्रण कम कर रही है और इन्वेस्टर इन के समर्थन में कुछ पॉलिसीज बना रही है। ऐसे कि क्या हो रहा है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है, डिफेंस गलियारा जैसे बना, विकास डेवलपमेंट के गलियारे बनाकर निर्माण कर रही है। तो इस तरह क्या हो रहा है कि जो जमीनें हैं वो निजी भूमियों को, निजी कंपनियों को सौंप दी जा रही हैं। वित्तीकरण हो रहा है, भू स्वामित्व का हस्तांतरण किसानों से धनी लोगों की तरफ किया जा रहा है। ठीक है, जैसे सरकार क्या करती है, अभी कई बार जो है समस्याएं आती हैं तो वो सरकार क्या करती है कि जो किसानों से प्रोत्साहन दे करके, उसका उचित मुआवजा दे करके किसानों से वो क्या करती है कि जमीनों निजी लोगों को दे देती है, निजी सेक्टर कंपनी को देती है, या फिर जो कोई प्रोडक्शन के लिए कंपनी आएगी, या फिर मान लो हाईवे का निर्माण हुआ, हाईवे के आसपास की सभी ज़मीनों का जो है वो क्या होती है कि जो बड़े बड़े जो कंपनियां होंगी वो आकर ले लेती हैं। तो इस तरह से क्या हुआ कि वित्तीकरण हो जाता है। फिर जल हड़पना और संसाधन हड़पना। अब भूमि की खरीद बिक्री के साथ क्या होता है कि जल संसाधन का भी दोहन होता है। जैसे मान लो कि जल की अधिक खपत वाली नगदी कृषि की फसलों को बढ़ावा देना, ये क्या है, एक प्रकार से जल दोहन ही तो है। तो अभी ग्रीन गैप, इसकी बात आती है, हम लोग पढ़ेंगे, बड़ा नया टर्म है। अब इसमें होता क्या है कि पर्यावरण संरक्षण की जो डाउन टॉप योजनाएं हैं, जैसे कि पर्यावरण संरक्षण के नाम पे कोई योजना चल रही है और उसकी भूमि का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, अब एक तरह से ये क्या है कि जैव विविधता के लाभ के तौर पे जैव ईंधन या हरित ऊर्जा, इन सारी उत्पादन के नाम पर के, ठीक है, कार्बन उत्सर्जन और जैव विविधता के नुकसान के भरपाई के नाम पर किसी जो ग्रीन परियोजनाओं को बढ़ावा देने के नाम पर के क्या किया जा रहा है कि भूमि पे कब्जा किया जा रहा है। तो ग्रीन ग्रैब इसको बोलते हैं। ठीक है, बड़े पैमाने पे ये काम हो रहा है, बड़े पैमाने पे। तो दुनिया में कुल भूमि शोधों का लगभग 20% हिस्सा ग्रीन ग्रैब से संबंधित है। ठीक है, कृषि भूमि का विस्तार और अतिक्रमण, खनन, शहरीकरण और मेगा शहरों के विकास के नाम पर कृषि भूमि का अतिक्रमण किया जा रहा है। ठीक है, खाद्य प्रणाली में बदलाव हो रहा है। अब कृषि खाद्य के औद्योगिकरण और सुधार में जोर दिया जा रहा है। इससे क्या होगा, अनुबंध खेती, कॉन्ट्रैक्ट का खेती हो रहा है। ठीक है, मूल्य श्रृंखला से जोड़ने से होता क्या है कि खाद्य प्रणाली में बदलाव भी तो आ रहे हैं। अन्य कारण भी हैं, जैसे औपनिवेशिक कारण क्या है कि जमींदारी प्रथा के द्वारा जो है शोषणकारी राजस्व प्रबंध की व्यवस्था आज भी विद्यमान है। सामाजिक असमानताएं हैं, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, प्रतिशतता, ये सब तमाम कुप्रथाएं अभी आज भी जारी हैं। अभी साथ क्या आ रहा है कि कुछ अन्य कारक भी, जैसे कि जो जस्ट ट्रांजिशन का मार्ग अपनाने में विफलता, जैसे न्यायसंगत बदलाव जो होते हैं, इन सारे बदलावों को न आने का जो ये अभी आ नहीं पाए हैं, उससे समस्या उत्पन्न हुई है। इसके साथ साथ क्या है, काश्तकारी छीन जाने का डर हुआ है, आर्थिक मजबूरियां हैं। ठीक है, और राजनीतिक व्यवस्था में जो लघु सीमांत कृषक समूह हैं, जो छोटे और मझोले किसान हैं, लघु और सीमांत में अगर आप देखो तो यानी कि 5 हेक्टेयर से लगभग जो कम वाले जो किसान आते हैं, 5 हेक्टेयर से बिल्कुल कम है, मध्यम हो जाएगा 5 तो 3 हेक्टेयर से कम वाले जो किसान आएंगे, उनका सबसे अधिक कम प्रतिनिधित्व है। ठीक है, और स्ट्रक्चरल चेंजेस के तहत जो है कई सारी जो विकास रणनीतियाँ आई हैं, कई बार पक्षपाती व्यापार का उदारीकरण हो गया है, यानी कि पक्षपात पूर्वक किसी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नीतियाँ बनाई गई हों। इस तरह से जो है क्या हुआ कि जो भूमि पे दबाव बढ़ा है, भूमि संकुचन हुआ है, विस्तार हुआ इसका। ठीक है, अब इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं, तो स्थानीय और कृषक समूह पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। कई बार होता क्या है कि कृषि के लिए जो आवश्यक वस्तु की जो लागत होगी वो बढ़ेगी, भूमि पे कीमत बढ़ेगी, काश्तकार अधिक सुरक्षित महसूस नहीं करेगा, तो किसान भू स्वामित्व खो देगा, छोटे छोटे टुकड़ों में भूमि बट जाएगी और चंद लोगों पर भूमि पर कब्जा हो जाएगा। ठीक है,
रिपोर्ट में बताया गया है कि 2000 के बाद हड़पी गई जो भूमि थी वो क्या थी, लगभग 34% लघु किसानों की थी। अब इससे क्या हो रहा है कि ग्रामीण गरीबी लगातार बढ़ रही है। आजीविका के लिए खेती के किसान विशेष रूप से प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसे जो तरीकों से क्या हो रहा है कि फसल उगाने के मामलों में किसानों की सतर्कता बिल्कुल कम हो रही है। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे क्या हुआ कि किसान अपने मर्जी से उगा ही नहीं सकता या अपने मर्जी से कार्य कर ही नहीं सकता। ठीक है, होता क्या है कि इस वजह से किसान ऋण लेने या बीमा उत्पाद खरीदने की स्थिति में हो भी नहीं पाए हैं। धन की असमानता सबसे अधिक बढ़ रही है, गरीब गरीब हो रहा है, किसान और अधिक गरीब होता जा रहा है। ठीक है, इसीलिए ग्रॉस वैल्यू एडिशन जीबीए में जो कृषि एग्रीकल्चर सेक्टर की जो हिस्सेदारी है वो अभी नवीनतम डेटा बता रहा हूं अप्रैल मंथ में, तो नवीनतम डेटा के अनुसार उसकी टोटल हिस्सेदारी अनुमानित जो बढ़ाई गई है वो है 18% है, बाकी लेकिन रियल में 17% है। ठीक है, ये बातें यहाँ पे की गई हैं। इसके साथ ही पर्यावरण पे प्रभाव पड़ा है, यानी कि जैव विविधता को नुकसान पहुंचा है। जौन जैव विविधता को नुकसान और क्षति पहुंची है। 87% भूमि हड़प की घटनाएं कहाँ हो रही हैं, हाई बायोडाइवर्सिटी वाले जो एरियाज हैं, यानी कि जो हाई बायोडाइवर्सिटी जहाँ पे क्षेत्र है वहाँ पे सबसे अधिक भूमि हड़पी गई है। कृषि में प्रौद्योगिकी, अधिक पूंजी और रासायनिक तत्वों के इस्तेमाल से भूमि क्षरण की समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। ग्रीन हाइड्रोजन वाले जो जल खपत परियोजनाएं उसके तहत भूमि का इस्तेमाल बढ़ा है, जल संकट और गहरा रहा है। और हड़पी गई 50% भूमि पर अधिक वाली जलगहन वाली फसलों का उत्पादन किया जा रहा है। इससे क्या रहा है, जल संकट पैदा होगा, पर्यावरणीय नुकसान हो रहा है। ठीक है, किस तरह से ग्रीन हाइड्रोजन वाली परियोजनाओं से जल संकट की स्थिति बन सकती है, खाद्य सुरक्षा पे प्रभाव पड़ा है। अब क्या हो रहा है, कई बार कृषि भूमि सौर पार्क बनाए जा रहे हैं। अभी एग्जांपल के तौर पे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे यूपी में देश का सबसे पहला एक्सप्रेसवे बनेगा जो कि सौर ऊर्जा संचालित होगा, उसके आसपास सौर ऊर्जा लगेंगे, तो वो भूमि क्या होंगी। अब एक्सप्रेसवे बना होगा, जाहिर सी बात है एक्सप्रेसवे जब बनते हैं तो आप जाकर देखना, हमारे तरफ आए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, तमाम एक्सप्रेसवे आए हैं, तो हमने देखा है जहाँ पे किसान की जो भूमि थी जिस पर खेती होती थी उन जमीनों को बड़े पैमाने पे अधिग्रहण करके सरकार ले लेती है, पैसे दे देती है। अब वहाँ पे एक्सप्रेसवे बन गया। आसपास की जो भूमियाँ होती हैं सरकार उस पर या तो मंडी बनाएगी या फिर सोलर पावर प्लांट बैठाएगी या किसी कंपनी को दे देगी। वहाँ खेती की जो लिमिटेशंस थी, अब मान लो किसान के पास 4 करोड़ रुपए आ गया, 4 करोड़ रुपए वो करेगा क्या, कितने दिन तक खाएगा बताओ। 4 करोड़ रुपए जो है वो इन्फ्लेशन रेट, अगर उसको आप देखो तो इन्फ्लेशन रेट से एडजस्टमेंट करने पे वो बिल्कुल कम है मुआवजा। और इसके बावजूद भी अभी क्या हो रहा है कि सरकार इसी तरह से कार्य कर रही है, यानी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज को जो है बार बार बढ़ावा दे रही है, एग्रीकल्चर पॉलिसीज कहीं ना कहीं कोलैप्स कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, अब होता है कि भारत में भूमि की जो असमानता को दूर करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए। तो स्वतंत्रता के बाद कदम को जरूर लिखना है। स्वतंत्रता के बाद तो जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन हुआ। भूमि सुधार में आप पढ़ते हो ना, जो GS3 का टॉपिक है भूमि सुधार, उसमें आप पढ़ते हो कि जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन हुआ, यानी कृषक और सरकारों के बीच में बिचौलियों को हटाया गया। काश्तकारी सुधार अधिनियम हुआ, काश्तकारी यानी बटाईदारी को पूरी तरह से गैर कानूनी घोषित कर दिया कुछ राज्यों में, और इसके लिए जो है कई बार किराए को रेगुलेट भी किया गया। केरल और पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक सफल रहा। भूमि सीलिंग अधिनियम था, यानी कि परिवार के पास कितनी भूमि अधिक हो सकती है, ठीक है, और ऊपरी सीमा लगाई गई, मतलब एक लेवल बनाया गया कि इतना, इससे अधिक भूमि आपके पास नहीं होगी, और कितनी किसके पास होगी अधिकतम भूमि, इसकी भी जो है सीलिंग में प्रावधान किया गया। भूदान आंदोलन हुआ, इसका आंदोलन को आचार्य विनोबा भावे ने शुरू किया था, यानी कि भूमिहीनों को लाभ, साझे लाभ के लिए उपहार के रूप में भूमि दान दिया गया। इस आंदोलन में यही काम हुआ। फिर इसके बाद वर्ष 2000 के बाद क्या होता है कि अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी FRA अधिनियम 2006 आया, वन अधिकार अधिनियम, फॉरेस्ट रिजर्व राइट एक्ट जो है वो, उसके तहत क्या हुआ कि वनों में रहने वाले आदिवासियों और अन्य परंपरागत वनवासियों को भूमि स्वामित्व और उनकी आजीविका और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित यहाँ पे इस एक्ट के माध्यम से किया गया। अभी सरकार ने, पंचायती राज मंत्रालय ने स्वामित्व योजना को बढ़ावा दिया। इसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भूखंड का क्या किया गया, मैपिंग की गई, और मैपिंग पे जो संपत्ति मालिक हैं उनको भूमि पे स्वामित्व कानूनी कार्ड दिया गया। ठीक है, इसी के तहत रेफ्टिकुलर जो है अधिनियम आया था 2013 में। इसका उद्देश्य क्या था कि जो औद्योगिकरण है उसके लिए, भूमि अधिग्रहण के लिए हमें एक बिल्कुल मानवीय, सहभागी और एक तरह से ट्रांसपेरेंसी वाली जो है प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करना है। मॉडल टेनेंसी एक्ट आया था, यानी कि इसमें सभी प्रकार के किराएदार और भूस्वामियों के अधिकारों के बीच में क्या करना है, संतुलन बनाना है। साथ ही साथ अनुशासित और दक्ष तरीके से भूमि परिसर को किराए पर देने के लिए जवाबदेह और पारदर्शी व्यवस्था का निर्माण भी करना है। तो ऐसे में आगे की राह क्या हो सकती है, आप जानते होंगे, ये लैंड रिफॉर्म से संबंधित टॉपिक है GS3 का, मेंस का। तो इसमें आगे की राह को, कुछ पॉइंट्स को आप मेंस में लिख सकते हो, जैसे कि
इस रिपोर्ट में बताया गया है कि लोकतांत्रिक स्थानीय नियोजन प्रक्रियाओं को बढ़ाना चाहिए, समुदाय के नेतृत्व में भूमि की मैपिंग हो, डिजिटलीकरण हो और इसके लिए स्वतः निर्धारित भूमि शासन की प्रणालियों को बढ़ावा दिया जाए। वन क्षेत्रों पे जो अतिक्रमण हो रहे हैं उसको रोका जाए और न्यायसंगत मानव अधिकार उपायों को सुनिश्चित करने के लिए भूमि पर्यावरण और हमें खाद्य प्रणाली का इंटीग्रेटेड गवर्नेंस को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, भूमि का अधिकार क्या हो, क्लाइमेट गवर्नेंस का मुख्य केंद्र हो। क्लाइमेट गवर्नेंस जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें भूमि का जो अधिकार है उसमें होना चाहिए। साथ ही साथ जो देशज हैं और मूलवासी हैं उनके लोगों पे जो यूएन ड्रिप है और ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले किसान हैं उन पर जो यूएन के घोषणा पत्र है उनको भी या उसको निहित उसमें शामिल करके और ये सारी बातें वहाँ उसमें लिखी गई हैं। तो इसको हमें क्या करना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज वाली जो गवर्नेंस है उसमें भूमि के अधिकार को सुनिश्चित करना मुख्य हमारा उद्देश्य होना चाहिए। कॉमोडिटी के तहत जो है जगह समुदाय के मार्गदर्शन में और विकेंद्रीकृत संरक्षण पर ध्यान केंद्रित पर बल करना चाहिए ताकि जो कृषि पारिस्थितिकी भूमि साझाकरण और इंटीग्रेटेड कृषि ऊर्जाओं पर केंद्रित हो। ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कार्यक्रम एग्जाम्पल के तौर पे देखना है कि इसका उद्देश्य क्या था कि पहले सरकार द्वारा प्रबंधित वन भूमि को समुदाय द्वारा प्रबंधित करने वाली समुदाय सार्वजनिक भूमि में बदलना है, तो इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ कृषि भूमि में निवेश की जो ऊपरी सीमा निर्धारित करके समुदायों को भूमि पर पहला अधिकार देना चाहिए, जिससे क्या होगा भूमि बाजारों में भूमि की कीमत बढ़ाने में जो प्रवृत्ति उस पर रोक लगेगी और साथ साथ वन क्षेत्रों में जो अतिक्रमण और अधिग्रहण हो रहा है उसको भी रोका जा सकेगा। ठीक है, एक नई सामाजिक संविदा और भूमि कृषि सुधारों की नई प्रणाली को अपनाना चाहिए, जिससे क्या होगा कि उचित मूल्य, वित्तीय सहायता, पेंशन, बीमा प्रणाली और जो स्मॉल फूड प्रोड्यूसर्स हैं उनकी आजीविका को हम लोग सिक्योर कर सकते हैं। तो ये सारी बातें इस रिपोर्ट में कही गई हैं जो आपके GS3 में भूमि सुधार वाला जो टॉपिक है मेंस में उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत सारे पॉइंट मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिए, उम्मीद है सारे आर्टिकल्स आपको समझ में आए होंगे। अब आते हैं जल्दी जल्दी जो छोटी छोटी जो सुर्खियाँ हैं उसको पढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कमोडिटी डिपेंडेंस की बात हो रही है। तो कमोडिटी डिपेंडेंस की बात की जाती है तो इसमें होता क्या है, तो जब किसी देश के निर्यात में वस्तुओं का बड़ा हिस्सा शामिल होता है, जैसे मान लो कि कोई निर्यात हो रहा है किसी देश में, उसमें वस्तुओं का बड़ा हिस्सा शामिल हो रहा है जो कि टोटल आमतौर पर मूल्य के हिसाब से 60% से अधिक हो, तो उसको हम लोग कमोडिटी डिपेंडेंस कहते हैं। यानी कि अगर मान लो कि कोई देश, मान लो हम लोग भारत है, क्रूड ऑयल, कोयला और लॉ एस्क, मान लो इन सारे जो कमोडिटीज़ हैं उस पर अधिक निर्भर हैं, तो हमारा जो है कमोडिटी डिपेंडेंस जो होता है वो कहा जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे भारत जो है कच्चे तेल और इस तरह से जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे कमोडिटी डिपेंडेंस है, क्योंकि इसका मैक्सिमम पार्ट हम लोग इंपोर्ट करते हैं अन्य देशों से। तो इस तरह से जो होता क्या है कि UNGA के अध्यक्ष ने कमोडिटी डिपेंडेंस के निर्भरता के मुद्दे पर प्रकाश डाला। ठीक है, तो कमोडिटी डिपेंडेंस आपने देख लिया, वस्तु निर्भरता। इससे क्या होता है कि देश, इससे होता क्यों है कि देश का मान लो कोई ऐसी स्ट्रक्चरल परिस्थितियाँ हैं जिसके कारण क्या हो रहा है कि वहाँ के प्राकृतिक संसाधन, मान लो कि हमारे यहाँ कच्चे तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते ही नहीं है, प्राकृतिक संसाधन है ही नहीं, तो जाहिर सी बात है हमें डिपेंडेंट तो होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इससे होता क्या है कि हम लोग आर्थिक झटके के प्रति संवेदनशील बनते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे रूस यूक्रेन युद्ध हुआ, मिडिल ईस्ट में टेंशन्स हुए, अरब कंट्रीज़ में टेंशन्स हुई, तो हमारा जो पूरा कच्चा तेल है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, उसका दाम बढ़ जाएगा। जाहिर सी बात है आर्थिक झटकों से थोड़ा सा अगर कोई टेंशन होंगी तो हम लोग संवेदनशील होते हैं, क्योंकि भाई हमारा सारा कुछ चीज़ें वहीं से डिपेंडेंट है। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं, मानव कल्याण पे प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब आता था कि जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं और गंभीर सामाजिक परिणाम भी जो है देखने को मिलता है। ठीक है, हमें करना क्या चाहिए कि हमें निर्यात में विविधता लाने की रणनीति विकसित करनी चाहिए और शिक्षा कौशल विकास को बढ़ावा देना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पे हमें मजबूत राजनीतिक शक्ति को प्रोत्साहित करना चाहिए। ये सारी बातें यहाँ पे की गई हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने देख लिया। यहाँ एक शब्द को ध्यान में देना, बात यहाँ पे आयात की नहीं हो रही है बल्कि यहाँ पे निर्यात की हो रही है। निर्यात की हमने एग्जाम्पल आपको आयात का जरूर दिया, पर मैं आपको यहाँ ध्यान दे रहा हूँ बस समझाने के लिए वो आयात एग्जाम्पल है, क्योंकि हम लोग आयात अधिक खरीदते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो कम्युनिटी डिपेंडेंस होता है उसमें क्या हो रहा है, निर्यात वस्तुओं का बड़ा हिस्सा होता है। ठीक है, ध्यान देना, इस शब्द को गलत मत करना। UPSC ऐसे ही जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं ना, जिसमें से क्रिस्क जो चीज़ें होती हैं उस पर फोकस करता है। तो यहाँ पे देना है कम्युनिटी डिपेंडेंस में क्या होता है, किसी देश के निर्यात में वस्तुओं का बड़ा हिस्सा शामिल होता है। ठीक है, तो निर्यात को शब्द को ध्यान देना, एक्सपोर्ट। ठीक, अब आता है स्मॉल फाइनेंसिंग बैंकों द्वारा यूनिवर्सल बैंकिंग के लिए पात्रता मानदंड। स्मॉल फाइनेंसिंग बैंकिंग को पहले देख लेते हैं, फिर उसके लिए क्या जो एलिजिबिलिटी आई है वो चीज़ों को देखते हैं।
तो स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक ऐसे बैंक होते हैं जो वाणिज्यिक कॉमर्शियल बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग द्वारा जो सेवाएं दे रहे हैं उससे अधिक वित्तीय सेवाएं देते हैं, जैसे कि बीमा उत्पाद वगैरह को बेचना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती देते हैं। स्मॉल फाइनेंसिंग बैंकों की जो अगर उत्पत्ति देखें तो ये कब हुआ था, 2014-15 के केंद्रीय बजट में इसकी उत्पत्ति हुई थी, इसकी उत्पत्ति घोषणा की गई थी। इसके लिए सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में इसको रजिस्टर होना पड़ता है और आवश्यक पूंजी क्या होती है कि 200 करोड़ रुपए इसकी आवश्यक पूंजी होती है। ठीक, ये बातें हैं। और इसमें देता है कि स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक के लिए जो है कि अपना जो समायोजित निवल बैंक ऋण है, टोटल जितना बैंक ऋण देते हैं, कर्ज देते हैं दूसरे को, बैंक जिसको कर्ज प्रोवाइड करता है उसका प्रायोरिटी वाला सेक्टर जो होंगे 75% प्रायोरिटी वाले सेक्टर पर देना है, जैसे किसानों वगैरह को। ठीक है, लघु उद्योगों को, तो इसमें ध्यान देना आपको। ठीक, तो यूनिवर्सल बैंक आपने देख, अरे यार मैंने आपको कमर्शियल यूनिवर्सल बैंकों को बता दिया, स्मॉल फाइनेंसिंग, सॉरी एक मिनट। स्मॉल फाइनेंसिंग बैंकिंग जो है ये इसको है जिसमें कि लघु वित्त बैंकों की घोषणा की गई थी। और यूनिवर्सल, दिमाग थोड़ा सा मेरा दूसरी तरफ हो गया था। यूनिवर्सल बैंक जो है वो ऐसे बैंक होते हैं जो वाणिज्यिक बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग द्वारा जो सेवाएं और उससे अधिक सेवाएं देते हैं, जैसे कि कोई बीमा का प्रोडक्ट है उसको बेचने की बात करना, तो ये यूनिवर्सल बैंकिंग करता है। ठीक है, यूनिवर्सल बैंकिंग के लिए एक पात्रता होती है कि जो नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए स्मॉल फाइनेंस बैंक की 1000 करोड़ रुपए होनी चाहिए। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं उसके लिए नेटवर्थ कितनी है, टोटल 200 करोड़ रुपए नेटवर्थ होनी चाहिए। लेकिन अगर यूनिवर्सल बैंक बनना है तो आपको नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए स्मॉल फाइनेंस बैंक की, 1000 करोड़ रुपए होना चाहिए। उसको शेड्यूल बैंक होना चाहिए स्मॉल फाइनेंस को, और कम से कम 5 वर्ष का उसका संतोषजनक रिकॉर्ड होना चाहिए, ट्रैक रिकॉर्ड। ठीक है, 2 वर्षों में उसे नेट प्रॉफिट हुआ हो। ठीक, और उसका जो नेट एनपीए है वो 1% से कम हो या उससे बराबर हो। ठीक है, ग्रॉस एनपीए 3% या उससे कम के बराबर हो। ठीक, तो ये बातें यहाँ पे की जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक के जो शेयर हों वो किसी स्टॉक एक्सचेंज, जो मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज उसमें लिस्टेड हो। ठीक, तो ये सारी चीज़ें होती हैं कमर्शियल, यूनिवर्सल बैंकिंग के लिए होती हैं। तो आरबीआई ने स्मॉल फाइनेंसिंग बैंकों को ऑन टैप लाइसेंसिंग के तहत यूनिवर्सल बैंकिंग में बदलने के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, तो ये पात्रता मानदंड जो है ये निर्धारित यहाँ पे चीज़ें की गई हैं। ठीक, अब आता क्या है कि स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक को, इसको आप देखना, ये स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक है। यूनिवर्सल बैंकिंग ये आपने देखा डिफिनीशंस, और इसके बाद इसकी पात्रता मानदंड यहाँ पे हमने देख लिया, तो सारी चीज़ें आर्टिकल कवर हो गई। थोड़ा सा मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो गया था, दिमाग दूसरी तरफ चला गया था मेरा। ठीक है, सॉरी उसके लिए। तो अच्छा, अब आते हैं कि भारत के वस्तु व्यापार की पंचवर्षीय समीक्षा, 5 ईयर रिव्यू ऑफ इंडिया मर्चेंटाइज ट्रेड, तो ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव द्वारा इसको जारी किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि जो मर्चेंटाइज ट्रेड रिपोर्ट है 5 ईयर रिव्यू किसने जारी किया है, तो ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने जारी किया है। इसमें क्या बात की गई है, तो अंतर्राष्ट्रीय जो व्यवधान है, घरेलू बाधाएं हैं, उसके प्रभाव का आकलन किया गया है, उसका इफेक्ट क्या पड़ सकता है, उसका हम लोग असेसमेंट यहाँ पे किया गया है। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पे की गई हैं कि भारत के वैश्विक व्यापार से जुड़े जो भी इक्वेशन है उस पर एफटीए के अलग अलग प्रभाव की समीक्षा की गई है, प्रकाश दिया गया है। तो एफटीए होता क्या है, फूड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कि 2 देशों के बीच में संधियाँ होती हैं, 2 देशों के बीच में, जिसका उद्देश्य क्या होता है कि व्यापार निवेश के समक्ष जो कुछ बाधाएं आ रही हैं, जैसे मान लो कोई देश जो है टैरिफ लगा रहा है, कोई सेस लगा रहा है, ठीक है, कोई यहाँ पे टैक्स लगे हैं, तमाम बैन लगे हुए हैं, तो उससे कम करना है, बिल्कुल फ्री ट्रेड को यहाँ पे बढ़ोतरी देना है। साथ साथ क्या होगा कि इससे बाधाएं कम होंगी और ख़त्म होंगी और व्यापार जो है वो मजबूत बनेगा। ठीक है, तो इन समझौतों में वस्तुओं का व्यापार, सेवाओं का व्यापार और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इन सभी तीनों चीज़ों को शामिल किया जाता है। यूपीएससी यहाँ पे सवाल पूछ सकता है कि फ्री ट्रेड में किन किन सेक्टर को शामिल किया जा सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में देगा वस्तुओं का व्यापार, सेवाओं का व्यापार और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, तो आपको ध्यान देना तीनों ये शामिल हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में। ठीक है, डेटा देखो, यूपीपीसीएस के लिए डेटा देख लेना आप कि एफटीए के साझेदारों में जो वस्तुओं का आयात है उसमें 38% की वृद्धि हुई है और निर्यात केवल कितना बढ़ा है, 14.5% बढ़ा है। ठीक, भारत जो है वस्तुगत निर्यात के मामले में विश्व स्तर पर 17वें, आयात के मामले में 8वें स्थान पे है। ठीक है, अब भारत के मुद्दे क्या है एफटीए से, कि भारत जो है एफटीए का पूरा लाभ उठा नहीं पाता है। एफटीए से लगभग 25% लाभ ही हो पाता है और 80% जो है मैक्सिमम विकसित देश ले जाते हैं। ठीक, अभी क्या होता है कि कई बार नियमों के पालन में बहुत सारी बाधाएं और लागत आती हैं। नॉन टैरिफ चैलेंजेस भी कई सारे हैं, जैसे जापान द्वारा कई सारे सख्त मानक अपनाता है, जर्मनी, यूरोपीय देश है जो है फाइटोसैनिटरी और तकनीकी बाधाएं यहाँ पे लागू होती हैं। सीमित जागरूकता भी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे ये आपको मेंस के पर्सपेक्टिव से बड़ा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करो आप कि मुक्त व्यापार एफटीए पे जब भी सवाल आएगा मेंस के पर्सपेक्टिव से, आपको सुरजीत भल्ला समिति 2019 की सिफारिशों को लिखना है। नंबर वहाँ गेन करोगे आप, वैल्यू एडिशन है ये आपके लिए।
मेंस के पेपर में। ठीक है, सुरजीत भल्ला समिति 2019 की सिफारिशों को आपको भूलना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बात की गई है कि इस सिफारिश में क्या की गई है कि वस्तुओं सेवाओं के व्यापार और निवेश के मामले में हमें करना क्या चाहिए कि इंटीग्रेटेड अप्रोच को अपनाना चाहिए। ठीक है, जो नॉन टैरिफ बैरियर है उसकी जुड़ी जो समस्याओं के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर जो तकनीकी नियम है उसको लागू करना चाहिए। एमएसएमई को हमें इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव डेटाबेस निकालना चाहिए जो मुक्त व्यापार जो समझौते उसमें उपयोग को लेकर के। ठीक है, जो विभिन्न मंत्रालय उसके बीच बेहतरीन कोऑर्डिनेशन को इस्टेब्लिश करना है, राज्यों की भागीदारी को बढ़ानी है और प्रमुख हितधारकों से विचार विमर्श को बढ़ावा देकर के हमें उसमें बढ़ोतरी करनी है। साथ साथ हमें एंटी डंपिंग और काउंटर वेलिंग शुल्क जैसे प्रावधानों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आयात अधिक हो रहा है तो उसको रोका जा सके। तो ये सुरजीत भल्ला समिति की सिफारिशें हैं। मेंस के पर्सपेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में अगर जहाँ भी क्वेश्चन आता है इसको चेप देना आप वहाँ पे। ठीक है, अब आता है कि ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर स्टेटस होता क्या है कि जो है इसे विश्व सीमा शुल्क जो और सेफ नेटवर्क के प्रावधान में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य होता है कि इंटरनेशनल सप्लाई चेन की सिक्योरिटी को बढ़ावा देना और वैध जो वस्तु, अवैध वस्तु नहीं, वैध वस्तुओं को आवाजाही को सुनिश्चित करना, सुविधाजनक बनाना। ठीक है, तो ये इसको किसको दिया सरकार ने? तो सरकार ने रत्न और आभूषण सेक्टर को ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर का दर्जा दिया है। ठीक है, बस इतना आपको ध्यान देना है। आपको इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, तो आपको ध्यान देना इसमें कि इसमें मेन चीज़ें पढ़नी क्या है। सबसे बड़ी बात आती है कि इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज है कि हाँ, तो गिफ्ट सिटी गुजरात में यहाँ पे IIFC में स्थापित किया गया था, IFSC में, यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर में IIBX को स्थापित किया गया था और इसी की देखरेख में काम भी करता है ये इसमें क्या है कि इसमें बहुत सारे जो लाभ, इसे भारत ने बुलियन यानी सोना चांदी की जो आयात निर्यात का माध्यम है। और साथ साथ बात है कि IFC में जो है बुलियन व्यापार यानी बुलियन में सोना चांदी, बुलियन के वित्तीय प्रोडक्ट्स हैं उसमें निवेश के लिए, उसकी सुविधा के लिए विश्व जो स्तरीय वर्ल्ड लेवल का एक जो है बुलियन एक्सचेंज इकोसिस्टम ये उपलब्ध कराता है। तो स्टेट बैंक जो है IBX का पहला ट्रेडिंग सह क्लियरिंग सदस्य बना है। ठीक है, बुलियन किसको बोलते हैं? तो जो उच्च शुद्धता वाले सोना चांदी होंगे उसको बुलियन बोलते हैं। अब इसको क्या रखा जाता है? बार में सिल्ली जो होती है ना, सोने की जो ईंटें जैसे होती हैं उसको सिक्कों के रूप में उसको रखते हैं। ठीक है, तो ये बातें हो गया। अब आता है इंडिया वोलेटिलिटी इंडेक्स। अच्छा, बात आती है कि वोलेटिलिटी होता क्या है, वोलेटिलिटी होता क्या है, पहले ये बात आप समझो। तो इसको बोलते हैं परिवर्तनशीलता, यानी कितना एडॉप्टेशन हो रही है। तो वोलेटिलिटी की बात यहीं पर हो रही है। तो इसमें हम लोग समझना है कि इंडिया वोलेटिलिटी इंडेक्स जो है वो 21 के क्रिटिकल स्तर से ऊपर चला गया, यानी कि शेयर बाजार में परिवर्तनशीलता कितनी है वो उसका संकेत देता है। तो एक माप होती है जो कि 30 दिन में, मतलब निकट 30 दिन में कितना उतार चढ़ाव होगा, कितना परिवर्तनशीलता होगा शेयर मार्केट, उसी पे बताता है इंडिया वोलेटिलिटी इंडेक्स यानी परिवर्तनशीलता। ठीक है, जितना मान अधिक होगा परिवर्तनशीलता की मान उतनी ही अधिक होगी, जितना कम होगा उतना ही कम होगी। ठीक, सीधी सीधी बात है ये। अब ये किस पे ऑप्शन, इधर तो निफ्टी जो है ना, निफ्टी के इंडेक्स ऑप्शन की कीमतों पे आधारित होता है। ठीक है, ये बस आपको ध्यान देना है। अब आता है कॉस्ट इन्फ्लेशन सूचकांक, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जो है CBDT ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए 2024-25 के लिए इन्फ्लेशन जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है उसको नोटिफाई किया। यानी कि बात आती है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता क्या है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ। तो 12 से 36 महीने या उससे अधिक समय तक अपने पास अगर परिसंपत्ति रखी गई परिसंपत्तियों पे बेचने पे जो लाभ होगा उसी को बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जैसे कि पूंजीगत परिसंपत्तियों में स्टॉक हो गया, बॉन्ड हो गया, आभूषण हो गया, भवन हो गया। ठीक है, अब इसके लिए अलग पूंजीगत लाभ की गणना अलग अलग अवधि में होगी। इसी तरह से कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या है? तो इसको प्रत्येक वर्ष आयकर अधिनियम के तहत नोटिफाई करते हैं। इसका इस्तेमाल क्या करते हैं? करदाता द्वारा जो भी कैपिटल एसेट है उसकी बिक्री से धन को जो इन्फ्लेशन है उसको एडजस्टमेंट करने के बाद जो है लाभ की गणना के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि अगर आप समझो लागत मुद्रास्फीति सूचकांक क्या है कि मान लो कि कोई पूंजीगत वस्तु है, मान लो कि मैंने आपको एक भवन है, एक मान लो बिल्डिंग है, सोना है, मान लो सोना, मैंने 1 kg सोना रखा है, 50,000 का मैंने खरीदा था, 3 साल बाद मैंने उसको 1 लाख रुपए बेचा, 1 लाख रुपए। अब 3 साल का जो समय है उसमें जाहिर सी बात है इन्फ्लेशन भी तो बढ़ेगा, यानी महंगाई भी तो बढ़ेगी। इन्फ्लेशन मतलब इन द सेंस कि कीमत का जो स्तर बढ़ रहा है, लेवल। ठीक है,
उसकी स्थिति नहीं, उसका लेवल। तो जो लेवल बढ़ रहा है इन्फ्लेशन में, तो ध्यान देना इन्फ्लेशन में लेवल बढ़ता है प्राइसेस की, उसकी करंट स्टेटस की बात नहीं मैं कर रहा हूँ। तो जो प्राइस का लेवल बढ़ रहा है तो क्या होगा कि जाहिर सी बात है कि जो जो चीज़ें हमने 1 लाख में बेची हैं, तो जितना इन्फ्लेशन हुआ है उसका माइनस कर देंगे, तो जितना मान लो कि 50,000 का मैंने 1 लाख में बेचा और इन्फ्लेशन बढ़ा है 20%, तो मान लो कि 20,000 और जोड़ दो उसमें, तो यानी हमें लाभ कितना हुआ, 30,000 का सिर्फ लाभ हुआ। ये 50,000 लाभ नहीं हुआ, क्योंकि 20% महंगाई भी तो बढ़ी है ना। तो उसको देखो आप, उसी की यहाँ पे बात यहाँ पे हो रही है। ठीक, पैराडॉक्स ऑफ द थ्रिफ्ट थियरी, पैराडॉक्स ऑफ द थ्रिफ्ट थियरी है, ये किसने दिया था, कीन्स ने दिया था, ब्रिटिश शासित थे, इन्होंने कीन्स में दिया था। इसमें होता क्या है कि वस्तुओं सेवाओं पे जो खर्च की गई राशि उसको कम करके जो बचत में वृद्धि कारण जो वास्तव में वृद्धि होती है, उसके कारण वास्तव में कुल बचत और कुल निवेश में गिरावट आ सकती है। पैराडॉक्स ऑफ द थ्रिफ्ट थियरी यही बोलती है कि जो वस्तुओं सेवाओं पे जो खर्च की गई राशि होती हैं, कोई भी प्रोडक्ट और सर्विसेज पे, उसको कम करके जो लोगों की बचत में होने वाली वृद्धि कारण होता क्या रियल में कि हम टोटल इन्वेस्टमेंट और टोटल सेविंग में गिरावट कर सकते हैं, और ये गिरावट आती है। ठीक है, माना जाता है कि जो समग्र अर्थव्यवस्था उसके लिए अधिक बचत भी खराब है, और अर्थव्यवस्था केवल उपभोक्ता के खर्च को बढ़ाकर ही चल सकती है, बढ़ सकती है। ये सारी चीज़ें हैं। तो पैराडॉक्स ऑफ थ्रॉट थियरी की आलोचनाएं भी कई बार होती हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बचत को नज़रअंदाज, मतलब बचत को बढ़ावा नहीं देता है, ठीक है, और उधार बैंकों द्वारा उधार की जाने क्षमताओं को नज़रअंदाज करता है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को भी नज़रअंदाज कर देता है। तो कीन्स ने दिया था। यूपीपीसीएस ऐसे सवालों को पूछता है कि किसने थ्योरी दी थी, तो पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट थियरी किसने दी थी, जॉर्ज मेनार्ड कीन्स ने दी थी। ठीक है, अब आता है यूएन पैनल फॉर क्रिटिकल एनर्जी ट्रांजिशन मिनरल्स। इंपॉर्टेंट है ये। यूएन ने क्रिटिकल एनर्जी ट्रांजिशन मिनरल पे पैनल गठित किया है। यह पैनल क्या करेगा, एनर्जी ट्रांजिशन के लिए जो ग्लोबल कॉमन्स है, जो वैश्विक समस्याएं हैं, उनके लिए एक जो थियरी का सेट विकसित करेगा और सभी हितधारकों को एक साथ लाएगा। ठीक है, यह पैनल क्या करेगा, इक्वलिटी पे, ट्रांसपेरेंसी पे, इन्वेस्टमेंट पे, सस्टेनेबिलिटी पे और ह्यूमन राइट पे जो मुद्दे आ रहे हैं उसको समाधान करेगा। इसमें ध्यान देना है कि इसमें भारत भी शामिल है, यूरोपीय संघ है, अफ्रीकी संघ है, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, कोलंबिया सारे जो हैं, और कई सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी शामिल हैं। क्रिटिकल मिनरल से बहुत सारी वैश्विक पहलें हुई हैं, तो भारत भी वैश्विक पहल किया है। ठीक है, तो क्रिटिकल जो अभी ध्यान देना है इसमें कि वैश्विक पहल कौन सी, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एमएसपी, इसकी शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य क्या है कि क्रिटिकल मिनरलों की जो आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना है। एमएसपी की सदस्य भारत भी है। क्रिटिकल मिनरल मैपिंग इनिशिएटिव शुरू की गई है, और यूएन फ्रेमवर्क ऑन जस्ट ट्रांजिशन फॉर क्रिटिकल एनर्जी ट्रांजिशन मिनरल 2024 के अंत तक इसको शुरू की जाएगी। भारत ने भी इसमें पहल की है। आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए भारत 30 जो है क्रिटिकल मिनरल की सूची साझा किया। मैंने आपको टेलीग्राम पे क्रिटिकल मिनरल्स की जो डिटेल सूची थी वो मैंने शेयर की थी, और जब भारत सरकार ने इसको जारी किया था, तो आप याद रखना टेलीग्राम पे जाना, क्रिटिकल मिनरल सर्च करना मेरे टेलीग्राम पे, आईएसपीएस स्टडी पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे क्रिटिकल मिनरल को सर्च करना, वहाँ मैंने आपको शेयर किया है डॉक्यूमेंट। 30 मिनरल की सूची है, आप जरूर पढ़िएगा उसको। ठीक है, लिथियम कोबाल्ट और के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ और लिथियम के लिए अर्जेंटीना के साथ भारत ने साझेदारी की है, और काबिल यानी कि खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड का गठन किया है। ठीक है, किस लिए, तो महत्वपूर्ण खनिजों की सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए, विदेशों में जो स्ट्रेटेजिक खनिज भंडार है उसकी पहचान के लिए, उसकी प्राप्ति के लिए, उसके प्रोसेसिंग के लिए, उसके व्यावसायिक उपयोग के लिए सरकार ने गठन किया है काबिल का। ठीक है, अब क्रिटिकल एनर्जी जो होते हैं ट्रांजिशन मिनरल कई सारे क्या है कि स्वच्छ एनर्जी जो टेक्नोलॉजी उसके आवश्यक घटन है, जैसे इसका मान लो सोलर पैनल में इस्तेमाल होता है, हो विंड टर्बाइन में होता है, जैसे मान लो कि तांबा, लिथियम की, कोबाल्ट, निकल वगैरह सारी चीज़ें उसमें होती हैं। कई सारी चुनौतियाँ इसमें, क्योंकि भंडार में असमानता है। और आप देखो तो लिथियम ट्रायंगल में सवाल यूपीपीसीएस से कई बार पूछा हुआ है, बीपीएससी भी पूछ सकता है। लिथियम ट्रायंगल में अर्जेंटीना, चिली और बोलिविया 3 देश हैं। लिथियम ट्रायंगल, यहाँ पे लिथियम की अधिक सप्लाई होती है। कौन है, अर्जेंटीना है, चिली है और बोलिविया। चिली हो गया, बोलिविया हो गया, अर्जेंटीना हो गया। तो तीनों जो ट्रायंगल है उसको लिथियम ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, साउथ अमेरिका के सभी कंट्रीज़ हैं। असंधारणिक खनन और प्रसंस्करण है, और कई बार बढ़ती मांग भी है, तो ये भी सारी चीज़ें हैं। 2030 तक हम लोग इसकी मांग 3 गुना बढ़ जाएगी। डीप प्राइसिंग क्या होती है, तो उपभोक्ता मामलों ने डीप प्राइसिंग के खिलाफ जो है चेतावनी जारी की है। ठीक है, अब होता क्या है
कि डीप प्राइसिंग एक तकनीक होती है मूल्य निर्धारण की। जैसे में कंपनियां क्या करती है, शुरू में किसी प्रोडक्ट सर्विस की कीमत बिल्कुल कम दिखाएंगी, कुछ हिस्सा दिखाएंगी, बाद में अन्य अन्य शुल्कों का खुलासा करते करते जब ग्राहक खरीदने लगता है तो फिर वहाँ पे उसका प्राइस ऐड होता जाएगा, और फिर होता क्या है कि अब मजबूरी में ग्राहक को लेना पड़ जाता है। तो क्या है, ये जो है ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए स्ट्रेटेजिक रूप में इसका इस्तेमाल होता है, और इसके ये इसी को बोलते हैं डीप प्राइसिंग। इसके लिए ये अवैध है और उपभोक्ता मंत्रालय ने इसके खिलाफ चेतावनी भी जारी की है। ठीक है, बात आती है कि ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, यूपीपीसीएस के लिए स्टार मार्क लीजिए, बीपीएससी के लिए स्टार मार्क कर लो, आप सवाल पूछ सकता है सीधे सीधे। विश्व आर्थिक मंच किसने जारी किया है? विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया है। क्या जारी किया है? यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024। ठीक है, तो भारत की रैंकिंग क्या है? तो 2021 में 54 थी, अब होकर के क्या हो गई? 39। नोट कर लो इसको, नोट कर लो इसको कॉपी में। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स WEF के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की गई, जो करता क्या है कि यात्रा पर्यटन का सतत लचीला विकास सुनिश्चित करने का एक मापन है, सेट है। उसमें भारत की रैंकिंग 39 हो गई है। ईशान पहल यूपीपीसीएस और बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए। भारतीय विमानपत्तन अधिनियम, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ईशान पहल काम शुरू किया। ये क्या है कि 4 एयर स्पेस को नागपुर स्थित इंटीग्रेटेड जो एकल प्राधिकरण, उसमें इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। 4 एयर स्पेस कौन होंगे? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई, और एक सब स्टेशन जो है सब एयर स्पेस गुवाहाटी। इन सभी को इंटीग्रेट करके नागपुर वाला जो सिंगल प्राधिकरण होगा उसमें इंटीग्रेट किया जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हवाई यातायात में क्षमता, दक्षता और निर्बाध संचालन में सुधार होगा। ईशान पहल है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने काम करना इस पर शुरू किया है। इस तरह से आपका इकोनॉमिक्स सेक्शन कंप्लीट होता है। क्विज लगाना है, इस QR कोड को आप स्कैन करिएगा, क्विज लगाइएगा। मुझे उम्मीद है एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा, सब कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, इसके साथ ही अब हम लोग नेक्स्ट आपका टॉपिक पढ़ेंगे इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक। इस तरह से मैगजीन पूरी खत्म हो जाएगी जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, धन्यवाद।